बच्चों, आज का टॉपिक है अपबव नियम। अपबव नियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम बतलाता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरते हैं। तो इसके लिए एक नियम दिया गया। अपबव क्या है, पहले इसके बारे में जान लो। अपबव एक जर्मन भाषा का शब्द है। क्या है ये? जर्मन भाषा का शब्द, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। तो इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन उपकोषों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में जाएंगे तो सबसे पहले उस उपकोष में जाएंगे जिसकी ऊर्जा सबसे कम है। उसके बाद उससे ज़्यादा ऊर्जा वाले उपकोष में जाएंगे। फिर इसी तरह से ये क्रम चलता रहेगा जब तक उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो व्यवस्थित नहीं हो जाते। तो परमाणु उपकोषों की ऊर्जा का क्रम क्या होता है? परमाणु उपकोषों की ऊर्जा का क्रम, जो क्वांटम मैकेनिक्स से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वगैरह की सहायता से जो उपकोषों की ऊर्जा ज्ञात की जाती है, उसके आधार पर परमाणु उपकोषों की ऊर्जा का जो क्रम है उसको याद रखने का आसान तरीका है। दो तरीके में बतलाऊंगा। पहला तरीका है, हम इस तरह से उनको ड्रॉ कर लेंगे, 1s फिर 2s 2p। पहले कोष में एक ही उपकोष होगा, s उपकोष। दूसरे कोष में s और p होंगे। तीसरे में 3s 3p 3d। चौथे में 4s 4p 4d 4f। और चार ही उपकोष हमने पढ़े हैं अब तक कि चार ही होते हैं। और इसके बाद 5s 5p 5d 5f। आगे जो बाद के जितने भी कोष दिखाएंगे उसमें चार ही उपकोष हम दिखाएंगे। कहीं तक भी हम इसको दिखा सकते हैं। हमारी आवर्त सारणी सातवें कोष तक ख़त्म हो जाती है जा करके। तो 7s 7p 7d 7f इस तरह से हम दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा होती है 1s की। तो इस तरह से इनको याद रखने के लिए तिरछी लाइन इस तरह से खींचते हैं और बीच से समानांतर रेखा निकालते हैं डॉटेड लाइन से। फिर इसके समानांतर रेखा पूरी डार्क लाइन से निकालते हैं और ये तीर का निशान लगाते चलते हैं इसी तरह से, ये बाद में भी। फिर इसके समानांतर रेखा डॉटेड लाइन से, या डॉटेड लाइन से ना खींचो, वैसे भी खींच सकते हो, नॉर्मल रेखा भी, इससे फर्क नहीं पड़ता। और फिर ये इस पे आएगी समानांतर रेखा। जब हम समानांतर रेखा इस तरह से खींचते चले जाएंगे तो हमें ये इसके साथ ये आएगा समानांतर में, देखो। तो हमें बिल्कुल सही क्रम प्राप्त हो जाएगा।
3D के बाद फिर 4P के बाद फिर 5S। इस तरह से हम इसको कहीं तक भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो उपकोषों की ऊर्जा का क्रम क्या हो गया, 1S की ऊर्जा सबसे कम, इसके बाद ऊर्जा इससे ज़्यादा 2S की, इससे ज़्यादा 2P की, 2P के बाद 3S के बाद 3P के बाद 4S और 4S के बाद 3D के बाद 4P के बाद 5S। तो ये ऊर्जा का क्रम है, इसको इस ढंग से याद रखेंगे। इसका दूसरा एक तरीका तो यह है, समानांतर रेखाएं खींच करके हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका अभ्यास 1-2 बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा और ये क्रम हमें प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि हम देखेंगे इसकी कोष संख्या और उपकोष संख्या। दूसरे तरीके में n का मान देखेंगे और l का मान देखेंगे क्या है। तो जैसे n का मान इसमें क्या है 1 और l का मान क्या है 0। ये उपकोष s के लिए क्या आता है 0। तो हम जब इनकी उपकोषों की ऊर्जा का क्रम निकालते हैं तो पहले तो हम केवल इसी से देख लेते हैं कि कोष संख्या किसकी बड़ी है। जिसकी कोष संख्या बड़ी होती है उसकी ऊर्जा का मान अधिक हो जाता है। जैसे 1S है, यहाँ पे 2S है, यहाँ पे 2 ज़्यादा बड़ा है, कोष संख्या 2 का मान ज़्यादा बड़ा है तो ऊर्जा इसकी अधिक होगी। फिर इसके बाद 2S और 2P में किसकी ऊर्जा अधिक होगी, यहाँ पे कोष संख्या समान है तो फिर इन दोनों का योग करेंगे। हम दोनों का योग करेंगे तो जैसे यहाँ पे n बराबर 2 है और s बराबर 0 है, यानी l बराबर 0, और 2P के लिए हम निकालेंगे तो n बराबर 2 और l बराबर p के लिए होता है 1। तो इन दोनों का योग आया 3, इन दोनों का योग आया 2। तो 3 का मान ज़्यादा होता है 2 से, तो इसलिए 2P की ऊर्जा ज़्यादा होगी 2S से। तो इस तरह से इस नियम से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद कोष संख्या 3 बड़ी है 2 से तो इसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। इसके बाद फिर इसी तरह से जोड़ कर देख लेंगे, 3 और 0 3 और 3 और 1 4, तो 4 मान आया दोनों का जुड़ के, तो इसकी ऊर्जा इससे ज़्यादा हुई। फिर इसके बाद इसको देखेंगे तो चौथा कोष है, चौथे की अपने आप ही इससे ऊर्जा अधिक होगी तीसरे से। अब यहाँ पे 3D और ये 4S, तो 3D की ऊर्जा किस तरह से इससे ज़्यादा हो रही है 4S से, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ करके पता चलेगा। 4 में जब हम 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, और D का मान होता है 2, 3 और 2 5, यहाँ पे आ गया 5, तो इसलिए 3D की ऊर्जा 4S से ज़्यादा है। तो इस तरह से हम दोनों का योग ज्ञात करके, कोष संख्या और उपकोष संख्या का योग ज्ञात करके हम उस उपकोष की ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं कि उसकी उपकोष की ऊर्जा दूसरे उपकोष से ज़्यादा है या कम है। तो ये अबव नियम की सहायता से अब हम विभिन्न तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। अबव नियम से विभिन्न तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं लिखूंगा और बाकी का आप लिख लेना। परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं कुल, कुछ के मैं लिख दूंगा और बाकी के आप लिख लेना। सबसे पहले लिखते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, 1 यानी इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहले कोष में जाएगा और उसके एस उपकोष में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। इसको कोष संख्या कहते हैं, इसको उपकोष और इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखाते हैं। फिर इसके बाद आता है हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक है 2, तो क्या आएगा, पहले कोष के एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर लिथियम, परमाणु क्रमांक है 3, तो पहले कोष के एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एस उपकोष में 1 कक्षक होता है तो इसलिए अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में होते हैं, बता चुका हूँ पहले ही। इसके बाद
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा कोष शुरू होगा 2s, और एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4, क्या आएगा 1s2 और ये 2s2। अब ये दोनों पूरे भर गए। इसके बाद बोरोन 5, इन सबको नोट कर लेंगे साथ साथ। यह आएगा 1s2 2s2। अब ये दोनों भर गए, अब एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो दूसरे कोष में p उपकोष भी आता है, तो उसमें क्या है 2p भी है, तो वो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा। तो ये बोरोन तक के मैंने बताए। इसके बाद और बताता हूँ, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो क्या आएगा 1s2 2s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 के 2 वो p में चले जाएंगे 2p2। इसी तरह से जब हम पहुंचेंगे नियोन पे, नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10। बीच में कौन कौन से बचे, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और फ्लोरीन 9। इन तीनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप खुद लिखना। अब मैं नियोन का बताता हूँ। यहाँ पे 1s2 2s2, 2 और 2 4, अब कितने बचे 6। p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, तो ये 6 के 6 यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये p भी पूरा भर गया। इसके बाद सोडियम Na11, 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक 10 हो गए, यहाँ तक तो हम कर चुके। अब इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और बच रहा है। अब दूसरा कोष तो खत्म हो गया, 2s और 2p, s और p 2 ही उपकोष होते हैं। तीसरा कोष शुरू होगा, तीसरे कोष का s उपकोष, उसमें कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। इसके बाद इसी तरह से मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम 12 1s2 2s2 2p6 और 3s2। इसके बाद एल्यूमिनियम 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 और तीसरे कोष में p भी होगा 3p1। ये पूरे हो गए 13 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद क्या आएगा, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, तो इनको खुद लिखोगे आप। ऑक्सीजन सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। यहाँ तक आप स्वयं लिखोगे। अब इसके बाद आता है पोटेशियम 19, तो क्या होएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। उपकोषों की ऊर्जा के क्रम में भरते जा रहे हैं हम। यहाँ तक 2 2 4 6 4 10 दोबारा हुए हैं अभी। 3p6 12 6 18 हो गए। अब एक बच रहा है 3p के बाद तीसरे कोष में बताया था 3d भी हो, 3 कोष उपकोष होंगे spd, परंतु मैंने बताया था कि 4s की ऊर्जा 3d से कम होती है, क्योंकि 4 और 0 4 होता है, 3 और 2 5 होता है, तो 4s को पहले आएगा 3d से ऊर्जा के क्रम में, तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएगा 4s1, तो ये 19 हो गए। इसके बाद कैल्शियम 20, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खुद लिखेंगे। इसके बाद है स्कैंडियम 21, स्कैंडियम 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक कितने हो गए 20। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, और इसके बाद क्या आएगा 3d। 4s तो पूरा भर गया, तो 3d में कितना आएगा एक इलेक्ट्रॉन। इसके बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 22, तो 22
इसका आप खुद लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3D2, इतना अंतर आएगा बस, बाकी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। वेनेडियम 23, इसमें क्या आ जाएगा 3D3। इसके बाद क्रोमियम 24। तो टाइटेनियम और वेनेडियम का दोनों का खुद लिखोगे, थोड़ा सी अंतर है। टाइटेनियम के लिए लास्ट में 3D2 आ जाएगा, वेनेडियम के लिए लास्ट में 3D3 आ जाएगा जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। अब 24 का देखते हैं क्रोमियम का। इसके लिए क्या आना चाहिए 3D4, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3D4। ये ऑफ-बाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा इसका होना चाहिए, पर यहाँ पे अपवाद पाया जाता है। ऑफ-बाउ नियम के अनुसार ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। ऑफ-बाउ नियम के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, पर वास्तविक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका वो होता है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। ये वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रोमियम का ये होता है। तो ये अपवाद है ऑफ-बाउ नियम का, ऑफ-बाउ नियम से अलग हटके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऐसा क्यों है? इसका कारण ये दिया जाता है कि कोई भी उपकोष या कोई भी कोष यदि पूरा भरा हुआ है तो वो ज़्यादा स्थायी होता है। यहाँ पे हम देखें डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो डी पूरा कब भरेगा जब 10 हों, और आधा कब भरेगा जब 5 हों। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होने के लिए यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। इनकी ऊर्जा में ज़्यादा अंतर नहीं होता, 4s और 3d की में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन इधर को खींच लेता है और अधिक स्थायी हो जाता है। यानी आधा भरा हुआ उपकोष और पूरा भरा हुआ उपकोष ज़्यादा स्थायी होने के कारण ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है ऑफ-बाउ नियम से हटके। इसी तरह से फिर लिखेंगे मैग्नीज 25, तो इसमें कोई अंतर नहीं आने का, यहाँ पे 4s2, 3d5 आ जाएगा मैग्नीज के लिए। फिर मैग्नीज के बाद आएगा आयरन 26, आयरन 26 में 3d6 हो जाएगा। इसके बाद कोबाल्ट 27, फिर लास्ट में 3d7 हो जाएगा इसके लिए। फिर निकिल 28, इसके लिए लास्ट में 3d8 हो जाएगा। फिर कॉपर 29, तो ये वाला और ये दोनों स्वयं लिखेंगे आप, और मैग्नीज का भी साथ में, ये चारों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खुद लिखेंगे। कॉपर का मैं लिखता हूँ, ये इसी तरह से अब नियम के अपवाद में आएगा। ये भी देखो किस तरह से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9। 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20, 9 29। अब यहाँ पे क्या है, केवल एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है डी उपकोष को पूरा भरने के लिए। तो यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्योंकि ये भी फिर क्या है आधा भरा रह जाएगा, ये पूरा भरा हुआ हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा स्थायित्व प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो ऑफ-बाउ नियम से है, पर ये भी अपवाद में है। और इसका वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 नहीं सॉरी 4s1 और ये 3d10। इसके बाद जिंक का लिखेंगे Zn30, तो Zn30 में क्या आएगा 4s2, 3d10। तो इस तरह से जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप स्वयं लिख लेंगे। अब इसमें लास्ट बात जो बचती है ऑफ-बाउ नियम का अपवाद जो आता है, उसका कारण भी यहाँ पे लिख लेंगे। क्वेश्चन ये पूछ सकता है इस तरह से, क्रोमियम तथा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ-बाउ नियम से
अलग क्यों हैं? ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या ऐसा पूछ सकता है कि क्रोमियम में 3D में 4 इलेक्ट्रॉन होने के बजाय 5 इलेक्ट्रॉन तथा कॉपर में 3D में 9 इलेक्ट्रॉन होने के बजाय 10 इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं? तो दोनों का उत्तर एक ही दिया जाएगा, क्योंकि आधा भरा हुआ तथा पूरा भरा हुआ उपकोष अधिक स्थायी होता है। ये इसका कारण है। और यदि हम नीचे और आवर्त सारणी में उतरते हैं तो जैसे ये 3D सीरीज के तत्व हैं कौन कौन से? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखे। ये 3D सीरीज में आते हैं, या कह दो तीसरे आवर्त के तत्व हैं, तीसरे आवर्त के। जब हम चौथे आवर्त में देखते हैं, जो चौथा यानी 4D सीरीज होगी, उसमें निकिल के नीचे वाला जो तत्व होता है वो होता है पैलेडियम, और पैलेडियम के नीचे वाला होता है प्लेटिनम। इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं लास्ट में क्या होता है, 3D8 आता है। यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में, 4D8 आना चाहिए, और यहाँ क्या आना चाहिए, 5D8 होना चाहिए, 5D सीरीज में आ जाएगा। पर यहाँ पे और भी यहाँ पे अपवाद पाया जाता है इस जगह पे। यहाँ इस सीरीज में तो पाया ही जाएगा कॉपर के साथ वाले, जो चांदी आएगी और ये सोना आएगा, इनमें तो कॉपर की तरह से अपवाद पाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। लास्ट में से एक इलेक्ट्रॉन खींच के ऐसे उपकोष में से डी में चला जाएगा। यहाँ पे एस में से दोनों इलेक्ट्रॉन डी में चले जाते हैं, यानी 4D10 हो जाता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये खींच लेता है अधिक स्थायी प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह से ये अबव नियम को समझ लेंगे ध्यान से, और इस पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिख कर के देख लेंगे। आज इतना ही आपको बताया जाएगा, बाकी इसमें हुंड का नियम और पॉली का अपवर्जन नियम 2 टॉपिक और रह गए, वो कल समाप्त हो जाएंगे। कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।